धूप में छत पर खाना बनाने वाली बहू वर्सेस एसी में सोने वाली बहू। वाओ, ये भरवा भिंडी की सब्जी कितनी अच्छी बनाई है। मुझे ये खाना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन आज मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे माँ, ये आपका आइडिया है या प्रेमा का? क्या है ना, बहू पूछ रही थी कि पहली रसोई में क्या बनाऊं, तो मैंने उसे बनाने वाला सामान बताकर ये कह दिया कि बहू कुछ भी बनाना, लेकिन टिंडे कमी मत बनाना, तुम्हें पसंद जो नहीं है। बस बहू ने कहा आज मैं उनको अपनी पहली रसोई में अपने हाथ का ही भरवा टिंडा बनाकर खिलाऊंगी, और देखो तुम्हें पसंद भी आ गया। अरे वाह प्रेमा, बहुत खूब। शुक्रिया जी। हद है, पहली रसोई में ये फालतू चीज कौन बनाता है, टिंडा बिंडा। मुझे तो ये बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए मैं मिक्स वेज और पूरी खा लूंगी। जो भी हो, बड़ी बहू छोटी बहू ने खाना बहुत अच्छा बनाया है। काश तुम भी पहली रसोई में कुछ हटके बनाती, लेकिन तुम तो रसोई में कुछ भी बनाना जरूरी नहीं समझती। ये सुनते ही सलोनी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वो खाना छोड़कर कमरे में चली जाती है, क्योंकि ससुर ने उसे खाना न बनाने का ताना जो मार दिया था। पापा जी, समझते क्या है आप खुद को? नई वाली गरीब बहू के सामने मुझे ताना मारा, मुझे, और माँ जी ने भी इस गरीब बहू को अपना लिया और उसकी पहली रसोई का खाना भी पसंद आ गया। आई स्वेयर, अब मैं कुछ ऐसा करूंगी कि ये पहली रसोई के बाद इस रसोई में खाना तो बिल्कुल नहीं बना पाएगी। अब सारा खाना धूप के अंदर गर्मी में मरकर जलकर बनाएगी, और वो भी कई दिनों तक। दरअसल सलोनी एक अमीर बाप की बिगड़ी औलाद थी, जो ससुराल में शादी करने के बाद भी ससुराल की जिम्मेदारियों को संभालने से दूर थी और हमेशा एसी वाले कमरे में रहकर सोती रहती थी। वो तो बेचारी सास गर्मी में खुद से अकेले सबका खाना बनाकर परेशान हो गई थी, तो वो अपने छोटे बेटे की शादी करके गरीब घर की प्रेमा से कर देती है। शाम को सलोनी पेस्ट कंट्रोल वाले को घर बुलाकर रसोई का पेस्ट कंट्रोल करवाती है, जिससे गर्मी की वजह से सारे कीड़े मकोड़े, दीमक, चूहे, छिपकली, कॉकरोच सब बाहर आकर रसोई में इधर उधर गिरे मरे पड़े होते हैं। ये देखते ही नई बहू डरकर सास से टकरा जाती है। मैं खाना कैसे बनाऊंगी यहाँ? और क्या हुआ बहू, तेरी शक्ल की हवाइयां क्यों उड़ गई हैं? और कैसे बनाएगी खाना? क्या होता है? रसोई में जा। ना ना ना, नहीं नहीं माँ जी, रसोई में बहुत सारे कॉकरोच, कीड़े और चूहे हैं, वो भी मरे हुए, और वहाँ से बदबू भी आ रही है। ये सुन सास खुद जाकर रसोई का मंजर देखती है। हे भगवान, ये रसोई का क्या हाल हो गया है? रसोई में बहू कोई दवाई छिड़कवाई है क्या बड़ी बहू? हाँ माँ जी, मैं आपको यही बताने आ रही थी कि शाम का खाना तो बन ही नहीं पाएगा। इतनी गर्मी हो रही थी, जब मैं पानी पीने आई तो कॉकरोच छिपकली दिख रही थी, तो सोचा पेस्ट कंट्रोल करवा लूं, और कितने कीड़े बाहर निकले हैं दवाई के असर से। देवरानी जी, 15-20 दिन तक तो रसोई में खाना नहीं बना सकती, लेकिन कोई बात नहीं प्रेमा, मैं छत पर टीन की झोपड़ी का इंतजाम नौकर से करवा देती हूँ, तुम ऊपर खाना बना लेना कुछ टाइम तक। और ऐसे चूल्हे पर तो खाना मुझे बनाना आता भी नहीं है। ठीक है जेठानी जी, मैं ऊपर ही खाना बना लूंगी, लेकिन इस टाइम रात में कैसे? तू परेशान मत हो बहू, मैं राजीव से आज बाहर से खाना मंगवा लेती हूँ, तू कल सुबह से छत पर बनाना। ये कहकर सुलोचना चली जाती है और अपने छोटे बेटे को बाहर से खाना लाने के लिए कहती है, जिसके बाद सब लोग रात को बाहर का खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन प्रेमा छत पर रसोई का जरूरी सामान ऊपर ले आती है और चूल्हा बनाकर धूप में चाय नाश्ते के बाद खाना बनाती है। बाप रे, इस चूल्हे को छत पर जलाने में कितना टाइम लग गया, ऊपर से धूप की वजह से बहुत गर्मी लग रही है। अब आ रहा है ना मजा इस गरीब को परेशान देखकर। लेकिन ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है, जब माँ जी की निगाहों में मैं इसे नीचे गिरा दूंगी। प्रेमा धूप में खाना बनाकर कुछ देर के लिए अपने कमरे में जाती है, तब पीछे से सलोनी जाकर उसके बने खाने को खराब कर देती है। पर जब वो खाना सब खाते हैं तो ज्यादा तीखे की वजह से खांसने लगते हैं। अरे बहू, कितना तीखा खाना बनाया है आज। वही तो बहू, कल तुम्हारी ज्यादा तारीफ कर दी थी, इसीलिए सर पर चढ़ रही हो। नहीं नहीं माँ जी, मैंने तो बिल्कुल कल जैसा ही खाना बनाया है, ज्यादा मिर्ची डाली ही नहीं। माँ जी, इसका कहने का मतलब है हम सब में से ही किसी ने इसके खाने को खराब कर दिया। आप इस गरीब बहू से उम्मीद भी क्या कर सकती हैं? एक तो ये अपने घर से कोई दहेज लेकर भी नहीं आई। आपके लिए पता है, पड़ोसी लोग आपके बारे में बोल रहे थे कि आपको इस गरीब की तरफ से कुछ नहीं मिला, जबकि मेरे यहाँ से एसी, बेड, कूलर सब आया था, और कैश भी। तो बिल्कुल ठीक कह रही है बहू। प्रेमा, ये खाना यहाँ से ले जाओ, हम सब इतना तीखा खाना नहीं खाएंगे। जाओ और दोबारा खाना बनाकर लाओ। बेचारी प्रेमा की आंखों में आंसू थे। वो दोबारा से धूप में खाना बनाकर सास और ससुर को खिलाती है,
ऐसे ही दिन गुजरते हैं। रोज धूप में छत पर खाना बनाकर प्रेमा का रंग तो ढल ही जाता है। धूप में खाना बनाकर वो बहुत परेशान हो जाती है, जिससे उसका बीपी डाउन भी हो जाता है। और इसमें चालाक जेठानी गरीब बहू के खिलाफ सुलोचना के कान भरती है, जिससे सास गरीब बहू को अक्सर चलते फिरते खरी खोटी सुनाती थी। वहीं जेठानी खुद एसी में सोती रहती थी। आखिर मेरी नींद पूरी हो ही गई। तभी परेशान होकर प्रेमा आती है। जेठानी जी, ऊपर छत पर खाना बनाकर मैं परेशान हो चुकी हूँ। बहुत गर्मी लगती है, पसीना भी आता है। आपने टीन डलवाने को कहा था, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। और रसोई कब तक ठीक होगी? प्रेमा, रसोई में अभी जहरीली दवाई का असर है, इस वजह से तुम खाना नहीं बना सकती। और मैंने टीन वाले भैया को बोला भी था कि वो जाकर काम कर दें, लेकिन उन्हें अभी टाइम ही नहीं मिल रहा है। तुम ऐसे ही काम चला लो जब तक। ठीक है दीदी। प्रेमा के जाने के बाद सलोनी रसोई में हथौड़ी लेकर जाती है और सारी स्लैब, जमीन, रैक सब तोड़ देती है। तभी सास के आने पर, बहू ये शोर कैसा था और ये रसोई इतनी टूट कैसे गई? माँ जी, दवाई छिड़कने के बाद भी चूहा आ गया था। उसको भगाने के लिए मैंने हथौड़ी उठा ली और हथौड़ा जहाँ जहाँ मारा, ध्यान ही नहीं रहा कि कब रसोई को मैंने तोड़ दिया। कोई बात नहीं, हमें एक मॉडर्न किचन बनवा लेना चाहिए। वैसे भी किचन बहुत पुराना था, 1 महीने में किचन दोबारा तैयार हो जाएगा। ठीक है बहू। सलोनी का यह प्लान काम कर जाता है और मजदूर लोग रसोई बनाना शुरू करते हैं। वहीं घर पर मेहमान आ जाते हैं। तब सास, छोटी बहू, घर पर 6-7 लोग आ रहे हैं, उनके लिए कम से कम 7-8 तरह के पकवान तैयार कर देना और जल्दी करो, तुम्हारे पास सिर्फ 1.5 घंटा है। माँ जी, इतनी गर्मी में मैं छत पर कैसे खाना बनाऊं? चूल्हा भट्टी जैसे जलने लगता है और इस वक्त दोपहर के 3 बज रहे हैं। मेरी आंखें भी नहीं खुल रही इतनी धूप में। तो जैसी करीब सिर्फ बहाने बना सकती है, जो बोला है सिर्फ उतना कर। बेचारी प्रेमा रोते रोते छत पर धूप में खाना बनाना शुरू करती है। एक तरफ पनीर की सब्जी बनाकर रखती है तो उस पर कढ़ी चावल तैयार कर देती है। साथ के साथ सिलबट्टे पर चटनी पीसती है, आम पन्ना बनाती है। ये सब करके उसे पसीने आ गए थे। हे भगवान, मेरी तो सांस भी फूल गई है और ऐसा मन कर रहा है कि नहा के आ जाऊं। अभी भी 2 आइटम तैयार करने हैं। पता नहीं ये रसोई कब बनेगी और कब तक मैं छत पर यूं ही खाना बनाती रहूंगी। अभी तो मुझे ये सारा खाना नीचे लेकर जाना है। अरे ओ कमबख्त, कितनी देर लगाएगी नीचे खाना लाने में? मेहमान इंतजार कर रहे हैं। लाई माँ जी। तब प्रेमा सारा खाना 3 चक्कर में छत से डाइनिंग टेबल तक ले जाती है और मेहमानों को खाना खिलाती है, जिसके बाद मेहमान खुश हो जाते हैं। 2 दिन बाद बाहर से बूढ़ा व्यक्ति घर में रहने आता है। उसके लिए भी प्रेमा को अलग मिर्च मसाले का खाना बनाकर खाना छत से कमरे तक ऊपर नीचे करना पड़ता है। यह सब करके प्रेमा की हालत नाजुक हो जाती है, जिस वजह से छत पर खाना बनाकर वो बेहोश हो जाती है। प्रेमा बहू, मैं तो इसको और डांटने आई थी, पर ये तो बेहोश है। सलोनी बहू, वो तो बिल्कुल नहीं आएगी, अपने कमरे में जो सो रही होगी। सुलोचना जैसे तैसे अकेले उस सीढ़ियों से कमरे में ले जाती है और डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर के चेक करने पर वो उसे कमजोरी के कारण ग्लूकोज चढ़ाते हैं। माताजी, इनका बीपी बहुत ज्यादा डाउन है। ऐसी ये कौन सी मेहनत मजदूरी करती हैं? खैर, इनका खास ख्याल रखने की जरूरत है, वरना काफी लंबे टाइम तक इन्हें बेड रेस्ट करना पड़ जाएगा। जी डॉक्टर, मैं बहू के लिए पानी ले आती हूँ। डॉक्टर चला जाता है और पानी लाते वक्त सुलोचना सलोनी के कमरे के बाहर से सब कुछ सुन लेती है। वाह, मजा आ गया। आखिर मैं जो भी चाहती थी वैसा ही हुआ। ना मुझे खाना बनाना पड़ा और रसोई को जानबूझकर तोड़कर उसे रसोई से निकालकर छत पर भी भेज दिया। और माँ जी की नजरों में भी गिरा दिया। बेचारी को छत पर खाना बनाना पड़ गया। अच्छा, तो ये सब तेरी वजह से हुआ है? तू इतनी कामचोर, आलसी और मतलबी कैसे हो सकती है बहू? उसने तेरा ऐसा क्या बिगाड़ा था? कुछ भी नहीं, सिर्फ उसे थोड़ी सी तारीफ क्या मिल गई, तू जल गई। अब जब तक प्रेमा बहू ठीक नहीं हो जाएगी, रसोई तू संभालेगी और उसके ठीक होने के बाद खाना बनाना भी सीखेगी, वरना इस घर को टाटा बाय बाय कर दे। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा मत कीजिए, मैं रसोई की जिम्मेदारी संभालूंगी। तब सुलोचना होश में आने पर प्रेमा से माफी मांगती है। बहू, तेरी कोई गलती नहीं थी, फिर भी तू छत पर गर्म भट्टी में खाना बनाकर हम सबको देती थी। मुझे माफ करना। और मुझे भी प्रेमा, मैं शर्मिंदा हूँ। कोई बात नहीं, जो हो गया उसे भूल जाइए। बड़ी न होकर भी प्रेमा अपना बड़प्पन दिखाती है और स्वस्थ ठीक होने के बाद नई रसोई में अपनी जेठानी को खाना बनाना सिखाती है। वाह, मेरी राधिका बिटिया चाय बहुत अच्छी बनाती है। कुछ दिन बाद हमें ऐसी चाय पीने को भी नहीं मिलेगी।
बिल्कुल, ये तो आपने बिल्कुल ठीक बोला पापा। मुझे अपनी दोनों बहनों की बहुत याद आएगी और सबसे ज्यादा राधिका के हाथ की चाय। तभी शिवानी कुणाल की उंगली गर्म चाय में डाल देती है। शिवानी, ये तू क्या कर रही है? अगर मैं ज्यादा जल जाता तो क्या आपको मेरी याद तो आएगी ही नहीं, बस सबको राधिका दीदी ही याद आएंगी। मेरी लिटिल सिस्टर, मुझे तुम्हारा ये तंग करना भी याद आएगा, पर अच्छा है तुझे शांति भी तो मिल जाएगी। देख रही हूँ माँ भैया को कैसे छेड़ रहे हैं मुझे। बस तुम दोनों आपस में कितना लड़ते हो, लेकिन 2 हफ्तों में मेरी दोनों बेटियां एक साथ विदा हो जाएंगी और ये आंगन सूना हो जाएगा। फिर ऐसा शोर कहाँ हो पाएगा यहाँ। माँ, आप फिक्र क्यों करती हो? भैया है ना हमारे बाद, तो उनकी शादी हो जाएगी और फिर आपकी बहू आपको संभालेगी। अच्छा, और वहाँ तुम दोनों देवरानी जेठानी बनकर रहोगी। हाँ माँ, और दीदी वहाँ पर भी अपना बड़प्पन मुझे दिखाएंगी। लेकिन कोई बात नहीं, मेरी हम उम्र मेरी नंद है ना, उसके साथ मेरी बहुत बनती है। और वैसे भी दीदी बोरिंग है। ऐसा क्यों बोल रही है शिवानी? मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों अपने ससुराल में भी खुश रहो। हाँ ठीक है माँ। ये बोलकर शिवानी फोन चलाने लग जाती है। फिर घर में शादियों की तैयारियां होती हैं और 2 दिन बाद दोनों बहनें अपनी शादी के हॉल में आती हैं, जहां स्टेज पर नंद कावेरी दोनों भाभी से बात करने लगती है, पर छोटी भाभी को गले लगाती है। हाय भाभी, यू आर लुकिंग प्रिटी। थैंक यू कावेरी, वैसे मेरी नंद भी बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू भाभी। अरे बड़ी भाभी नमस्ते, आपको तो मैं भूल ही गई थी। आप भी अच्छी लग रही हो। और कैसी हो? बस बहुत बढ़िया हूँ, बहुत जल्द हम एक ही घर में होंगे। कावेरी, ये सब क्या है? सारे रिश्तेदार हैं यहाँ पर और तुम अपनी छोटी भाभी के गले लग रही हो। उसे नमस्ते क्यों नहीं बोला तुमने? अरे तो क्या हो गया माँ, भाभी से मेरी वाइब और उम्र दोनों मैच हो रही है। कोई बात नहीं माँ जी। गलत बात है शिवानी बहू, तुम अभी से ही अपनी नंद को हवा दे रही हो। यही तो मैं कावेरी को समझा रही थी, देख लिया तूने? तब एटीट्यूड दिखाकर कावेरी वहां से कुर्सी पर बैठ जाती है। कुछ ही देर में शादी हो जाने के बाद दोनों बहू अपने ससुराल आ जाती है, जहां द्वार छिकाई पर कावेरी अपनी दोनों भाइयों को रोक लेती है। मेरे प्यारे भैया, चलिए जल्दी से मेरा मनी निकालिए, और वो भी पूरे 51,000 का शगुन। क्या 51,000 का शगुन? कावेरी तू पागल है? लगता है शादी की वजह से इस लड़की का दिमाग ज्यादा ही चल गया। तुझे पता है ना, तेरे बड़े भाई ने तुझ पर और अपने छोटे भाई पर जान लुटा दी है। उसका काम दुकान का है और तेरे छोटे भाई का MNC कंपनी वाला। वो कैसे देगा इतने पैसे? माँ, इस टाइम ना आप मेरे और भैया के बीच में नहीं आएंगी। ये रस्म होती है, देने ही पड़ते हैं इसमें पैसे। हाँ भाई साहब, दे दीजिए ना, शादी बार बार थोड़ी होती है। लेकिन कावेरी, तुम ऐसे जिद ही क्यों कर रही हो? वैसे भी ये तो तुम्हारे भाई हैं, शगुन में तुम्हें जो भी दे चुपचाप ले लेना चाहिए। वैसे भी घर के पैसे घर में ही आने हैं। अरे वाह, मेरी राधिका बहू कितनी समझदार है। नहीं नहीं, मुझे तो पूरे 51,000 चाहिए। सचेत भैया, आप भी ऐसे करोगे क्या? नहीं, अगर बड़े भैया पर पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन तेरे छोटे भाई पर तो है। ये ले पूरे 51,000, और ये ले कावेरी पूरे 11,000 है। हाँ ठीक है भैया। ये बड़ी भाभी बहुत बेकार है, इनकी वजह से मुझे पैसे नहीं मिले, वरना 1 लाख तो यूं ही हो जाता मेरे पास। इसके बाद अवंतिका सबको उनके कमरे में आराम करने के लिए भेज देती है। अगले दिन दोनों बहू की पहली रसोई होती है। राधिका तो हलवा बना रही थी, लेकिन शिवानी बिना कुछ ढूंढे ननद से कहती है, यार मुझे ये सामान चाहिए, तुम लाकर दोगी? हाँ भाभी, क्यों नहीं, अब बढ़िया बढ़िया केक खाना है तो सामान तो लाकर देना ही होगा। शिवानी, तू ऐसा कौन सा सामान मंगा रही है जो तूने ढूंढा भी नहीं और पैसे खर्च कर रही है? एक बार देख तो ले। अरे दीदी, यहाँ पर भी चालू मत हो जाना। मैं पहली रसोई में सबके लिए टेस्टी केक बना रही हूँ, तो वही सामान चाहिए। हाँ बड़ी भाभी, आप हर चीज में अपनी टांग क्यों उड़ाती हो? कल आपने भैया से भी मुझे ढंग से शगुन नहीं लेने दिया, अब हर मैटर में मत बोला करो। ये सुन राधिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी सास आकर, क्यों चाहिए बाहर का सामान? और शिवानी बहू, पहली रसोई में केक कौन बनाता है? कोई जरूरत नहीं है, घर में जो है उससे बना लो, वरना कोई बात नहीं। बड़ी बहू खाना बना चुकी है, हाथ लगाकर शगुन कर दो। और तू दोबारा से अपनी भाभी से इस तरीके से बात नहीं करेगी, समझी? अवंतिका से डांट सुनकर दोनों अपने अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद सब राधिका के हाथ का खाना खाकर तारीफ करते हैं, लेकिन नंद मुंह बनाती है। देखा राधिका, तेरी बड़ी भाभी कितना अच्छा खाना बनाती है, और तेरा तो रिश्ता भी तय हो चुका है। अब कम से कम जितने दिन बचे हैं उसमें तू अपनी भाभी से खाना बनाना सीख ले। माँ, आपने मुझे खाना बनाना सिखाया है ना, बस यही बहुत है मेरे लिए। मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए। तो फिर बोली, कोई बात नहीं माँ जी, जाने दीजिए, वो मेरी छोटी बहन जैसी है।
बस कल से माँ जी बड़ी भाभी के नाम का ही जप किए जा रही, मेरे गुण तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। फिर सब खाना खाकर अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। कुछ ही दिनों में कावेरी की शादी की तैयारी शुरू हो जाती है, जहां राधिका अपने पति के पैसों से हलवाई पर खाना बनवाती है, लड्डू वगैरह देखती है, सजावट करवाती है, हल्दी मेहंदी की तैयारी करती है, जबकि छोटी बहन कोई काम नहीं करती, सिर्फ अपनी नंद के साथ सेल्फी लेती है, बातें करती है और उसके छोटे मोटे पार्लर के अपॉइंटमेंट में उसके साथ चली जाती है। भाभी मेरे फेस पर ग्लो तो आ जाएगा ना, जो आपने अपनी शादी में करवाया था वही मेरी शादी में भी करवाना। हाँ हाँ बिल्कुल आ जाएगा। सुनिए, आप मेरी नंद का ना डायमंड वाला फेशियल करना और बाकी चीज भी एक्सपेंसिव। तब पार्लर वाली कावेरी का फेशियल करने लगती है। फेशियल हो जाने के बाद जब दोनों घर आती हैं तो अवंतिका, अरे तुम दोनों बस पार्लर में बैठी रहती हो या घर का बाकी काम भी करना है? कावेरी, अभी तक तेरे गहने डिसाइड नहीं हुए, जा अपनी बड़ी भाभी के साथ गहने लेने चली जा। नहीं माँ, मुझे बड़ी भाभी के साथ नहीं जाना, उनकी पसंद एकदम ओल्ड फैशन है। लाइक यू, मैं शिवानी भाभी को लेके जाऊंगी, देखो कितना अच्छा फेशियल करवाया है। तेरी छोटी भाभी से ज्यादा बड़ी भाभी को इन चीजों की समझ है, राधिका ही जाएगी। कोई बात नहीं माँ जी, हम तीनों चले जाते हैं। यह कहकर तीनों ज्वेलरी की शॉप पर चले जाते हैं, जहां राधिका अपनी पसंद की अच्छे बजट का सोने का हार दिलाती है, लेकिन कावेरी मानती नहीं है और शिवानी के पसंद का और उसके पैसों से महंगी ज्वेलरी खरीद कर घर ले आती है और गहने दिखाते ही शिवानी बोल पड़ती है, माँ जी 4.5 लाख के गहने आए हैं, अभी तो कोई बात नहीं, लेकिन बाद में मुझे मेरे सारे पैसे दे देना। नंद और अवंतिका को शिवानी की ये बात खटक जाती है। अगले दिन दोनों भाई जब खाना खा रहे होते हैं, मोहित, सचेत, कावेरी की शादी की सारी तैयारी हो चुकी है सिवाय शादी के जोड़े के, और ये दिलाना दोनों भाई का काम होता है। अब इसकी मर्जी, ये दोनों लहंगा कब पहनेगी, शादी पर या रिसेप्शन पर? ठीक है माँ, हो जाएगा काम। मौका देखकर कावेरी अपनी छोटी भाभी को अकेले में कहती है, भाभी मैं जानती हूँ आपकी बहुत अच्छी चॉइस है और आप मुझे सब्यसाची का बहुत अच्छा महंगा लहंगा ला कर दोगी। हाँ जरूर, तुम चिंता मत करो। शिवानी के जाते ही उसका भाई शिवानी को पैसों की कमी होने के बारे में बताता है। वहीं शिवानी भी लहंगे की शॉप पर पहुंचकर 10,000 रुपए का लहंगा लेकर उस पर सब्यसाची का टैग लगा देती है, पर घर जाकर कावेरी को दिखाती है, जिसे देख वो खुश हो जाती है। वाह भाभी, आप तो बहुत सुंदर लहंगा लेकर आई है, मैं तो यही पहन लूंगी। अच्छा है, कम पैसों में ही निपट गई। इतनी भी जल्दी क्या है, अपनी बड़ी भाभी के लहंगे को तो लेकर आने दे, पता नहीं कहाँ रह गई। अरे मार्केट में मेरे लिए सस्ता लहंगा ढूंढ रही होंगी और क्या। बहुत जुबान चलती है कावेरी तेरी। जबकि राधिका और उसके पति पर पैसे नहीं होते और वो सावित्री के दिए हुए कान के झुमकों को बेचकर अपनी नंद के लिए महंगे से लहंगा खरीद लेती है। आशा करती हूँ ये 50,000 का लहंगा कावेरी को पसंद आ जाए। राधिका वो महंगा लहंगा डमी पर लगा हुआ है घर पर सबके सामने ले आती है, जिसे देखते ही सबकी आंखें चमक जाती हैं। वाह बहू, तेरा लाया लहंगा भी बहुत खूबसूरत लग रहा है, जा कावेरी इस लहंगे को ट्राई कर ले। लेकिन माँ, छोटी भाभी मेरे लिए बहुत सुंदर चमक वाला लहंगा लेकर आई है, मैं इसे पहन कर आती हूँ पहले। कावेरी शिवानी का लाया हुआ सस्ता लहंगा पहन कर आती है तो उस लहंगे की सारी साइड खुल जाती है। तभी कावेरी को उसके अंदर की तरफ का नकली टैग भी दिखता है। ओह माय गॉड, मुझे तो लगा भाभी आप मेरे लिए सब्यसाची का महंगा लहंगा लेकर आए हैं, लेकिन ये तो लोकल प्राची वाला लहंगा निकला। और शुक्र है कि मैंने अंदर पैंट पहनी है, वरना आप तो शादी वाले दिन ही मेरा सबके सामने मजाक बनवा देती। मैंने कितना सोचा था भाभी आपके लिए, लेकिन आप मेरे साथ ऐसा करोगे मुझे नहीं पता था। और मेरी ज्वेलरी के लिए भी आप माँ से पैसे मांग रही थी। देख लिया तूने अपनी छोटी भाभी का असली चेहरा। बड़ा भाभी भाभी करती थी, इसकी जेब बड़ी और नीयत छोटी निकली। लेकिन मेरी बड़ी बहू ऐसी नहीं है, लहंगा लाने के लिए उसके पास पैसे नहीं होंगे, फिर भी तेरे लिए महंगा लहंगा लेकर आई है, चाहे वो बोले या ना बोले, साफ पता चल रहा है। बड़ी भाभी सॉरी, मैंने आपको बहुत गलत समझा और उल्टा भी बोला। कोई बात नहीं कावेरी, मैं तो शुरू से ही बोलती हूँ, शिवानी जैसी ही तुम भी मेरी बहन हो। और भूल जाओ उस लहंगे के बारे में, ये याद रखो कि ये वाला लहंगा हम दोनों की तरफ से है, और अपनी शादी को एंजॉय करो। सॉरी दीदी, मैंने आपको हर्ट किया। कावेरी तुम भी मुझे माफ कर दो। तब घर वाले शिवानी को माफ कर देते हैं। अगले दिन कावेरी अपनी शादी में राधिका का दिया हुआ लहंगा पहनकर शादी करती है और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करती है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।